हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 26 आपका ही। तो कुछ आपके एनसीईआरटी की जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी अनसॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चन हम सॉल्व करें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहे वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, वायु में, लिख देता हूं मैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, ये कुछ इसमें आपको चार्ज दे रखा है, गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10 की घात -7 और 3 गुना 10 की घात -7 कूलम आवेश है। 2 गुना 10 की घात -7 कूलम, 3 गुना 10 की घात -7 कूलम आवेश स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है उनके बीच कितना बल है, उनके बीच कितना बल है। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब वायु या निर्वात हम यहाँ एक ही बात मान के चलेंगे कि वायु या निर्वात में फोर्स क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। वायु या निर्वात, इन दोनों पर फोर्स क्या होता है भाई, सेम होता है, समान बल होता है। क्योंकि हमें पता है वायु एक माध्यम है कि माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात से कितना गुना कम हो जाता है भाई, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि एप्सिलॉन आर वायु के लिए अगर हम बात करें उसका मान कितना होता है, 1। तो इसलिए वायु के लिए जो बल होगा वही निर्वात के लिए बल है। इन दोनों क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो वायु और निर्वात एक ही बात है। तो कह रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, क्या दे रखा है आपको भाई, गिवन, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि वायु में बोल दे चाहे निर्वात में बोल दे एक ही बात है। तो क्वेश्चन कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी आपको दे दी भाई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख रहे हैं चार्ज हमें गुलाम में दे रखा है, तो सारे मात्रक एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो इसको मैं मीटर में बदल लूंगा, 30 गुना 10 की घात -2 मीटर। एक गोले पर आवेश मान लो Q1 मान लें, कितना है, 2 गुना 10 की घात -7 कूलम, और दूसरे पर Q2 कितना है, 3 गुना 10 की घात -7 कूलम। तो कह रहा है उनके बीच वैद्युत बल, तो बाय कूलम के नियम से आप लिख सकते हो, बाय कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से आपको पता है फॉर्मूला, तो बिल्कुल आप बल तो निकाल सकते हो, ठीक है। बल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल के लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, F = K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास है। K आपको पता है, K का मान कितना होता है, 9 गुना 10 की घात 9, ठीक है। स्थिर वैद्युत नियतांक होता है कि हमारे पास K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 गुना 10 की घात 9। Q1 का मान रखें तो 2 गुना 10 की घात -7 इंटू Q2 का मान 3 गुना 10 की घात -7 R²। तो R कितना है, 30 गुना 10 की घात -2, 30 इंटू 30 और 10 की घात -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की घात -4, ठीक है। तो इसे बच्चों सॉल्व कर लें अपन। तो देखो F =
तो फॉर्मूला हमें रख दिया के Q1 Q2 पर आर स्क्वायर, के की वैल्यू हमें पता है, Q1 Q2 आपको दे रखा है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं और देखिए हमें कितना मान मिलता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों पहले पावर से सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो तो यहाँ से देखो ये 9 इंटू 2 इंटू 3 और 3 दिया कितना हो गया यहाँ पर 9। ठीक है, अब देखो 3 दिया 9 हो गया और 10 की पावर कितनी है हमारे पास, देखो 9 -7 ठीक है, ऐसे आप पावर सॉल्व कर लिया करें, इससे गलती नहीं होती। -7 यहाँ से आएगा 2, ऊपर जाके -2, ये -4 ऊपर जाके क्या हो गया +4, ऐसे सॉल्व कर लिया करें। ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं होती आपसे। 9 -7 ये 2 आएगा, एक को मैंने 9 ही तो लिखा है, तो 2 0 ही हो गई, ऊपर जाके -2 हो गया और -4 ऊपर जाके +4। अब देख रहे हैं 9 से 9 कट गया, तो अब देख रहे हैं कितना फोर्स आएगा, F = 3 दूनी 6 गुना 10 की घात। अब सॉल्व कर लो इसे, तो आप देख रहे देखो पहले प्लस वाले को जोड़ता हूँ, 9 और 4 13, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, तो 7 और 7 14 और 2 16, तो माइनस का 16 न्यूटन। यानी हमें मिलेगा F = 6 गुना 10 की घात -3 न्यूटन। 13 - 16 कितना हो जाएगा भाई, -3। तो 6 गुना 10 की घात -3 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा दोनों गोलों के बीच में। ठीक है भाई, 6 गुना 10 की घात -3 न्यूटन। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनसीईआरटी क्या कह रहा है, कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, किसी छोटे गोले पर किसी अन्य, दूसरे की बात कर रहे हैं, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण, गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन 0.2 न्यूटन बल लगता है। कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है भाई, बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो, लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो क्या क्या पूछ रहा है, देखो आपसे। तो ये नंबर क्या पूछ रहा है, दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, यानी एक तो आपसे पूछ रहा है कि दूरी कितनी है। ठीक है, और बी आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल। तो ये बात इसमें आपसे पूछ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के, ठीक है, यानी आपको क्या क्या दे दिया भाई, Q1 मान लिया हम 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो को हम चेंज कर दें, माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात -6 कूलम। किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण
मतलब कोई दूसरा छोटा अवशिष्ट गोला है, उसके कारण वायु में इतना फोर्स लगता है, दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर आवेश आपको दे दिया भाई कितना, 0.8 माइक्रोकूलम, ये दूसरे गोले पर आवेश है, तो माइक्रो को हम चेंज कर लें, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। दूसरे गोले पर आवेश इतना है तो दूरी बताओ, मतलब दोनों गोलों के बीच में दूरी कितनी है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। ये तो क्या था कि किसी छोटे गोले पर छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, इस पर फोर्स लग रहा है इसके कारण। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है आपसे कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, तो बल तो उतना ही लगता है जितना Q1 Q2 पे लगाता है उतना Q2 Q1 पे लगाता है। तो चलो अब दूरी की बात हम करेंगे। इसमें दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालोगे बताओ। F Q1 Q2 पता है कूलम के नियम से, आपको पता है सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, चलो सारे मान रख देता हूँ। F कितना है 0.2 न्यूटन, K कितना है 9 गुणा 10⁻9, ठीक है। Q1 कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले अपन, तो बच्चों देखो R स्क्वायर तो ऊपर चल जाएगा, तो 0.2 को नीचे लिया है, तो यहां से देखो क्या बन रहा है 9 गुणा 0.4 इंटू 0.8 अपॉन 0.2, ठीक है ना। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है, मैंने अलग अलग कर लिया इनको, 9 गुणा 0.4 0.8, ठीक है, और 0.2 नीचे लिया है। 10 की पावर कितनी हो गई 9 माइनस है -12, 9 -12 यानी माइनस का 3, क्लियर भाई। 9 -12 क्या हो गया माइनस का 3। अब देख रहे 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। और यहां से आप गुणा कर दें इसको, यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणा 0.8 इंटू 2 1.6 आएगा, 8 दूनी 16 1.6 गुणा 10⁻⁻3। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 9 गुणा 16 गुणा पॉइंट हटा दिया 10⁻⁻4, तो ये तो होल स्क्वायर खुल जाएगा ना इसका। अगर आप R इज इक्वल टू लोगे तो अंडर रूट कर लेंगे इसको, कि 9 गुणा 16 गुणा 10⁻⁻4। तो उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो बच्चों R इज इक्वल टू, तो 9 का रूट कितना हो गया 3, 16 का रूट कितना हो गया 4 गुणा 10⁻⁻4 का रूट -2, रूट की घात कितनी होती है 1/2। तो दूरी जो आ रही है उन दोनों के बीच में 4 या 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। दोनों गोलों के बीच में दूरी जो मुझे मिलती है 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर यानी 12 सेंटीमीटर, ये भी बोल सकते हैं इसको 12 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हमारे पास आ गई 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। तो दोनों आवेशित गोलों के मध्य दूरी आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला इसी में क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई कितना बल लगाएगा, कि भाई पहले पर दूसरे कारण इतना बल लगता है। तो आपको पता है कि दोनों आवेशों के कारण समान परिमाण का बल लगता है, यह आपको बिल्कुल पता है कि मान लो ये Q1 आपके पास है, ये Q2 आपके पास है, दूरी मान लो R है, तो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो इससे मैंने बोल दिया था F21। ऐसे Q1 पर फोर्स लगा रहा है, इसको मैंने क्या बोल दिया F12 बोल दिया। तो हमें पता है कि Q1 जितना Q2 पे लगाएगा उतना Q2 Q1 पे लगाता है, ठीक है ना। दोनों के परिमाण क्या होते हैं समान, F12 इज इक्वल टू क्या होता है F21। तो इस समय जो पहला फोर्स है 0.2 न्यूटन उतना ही लगाएगा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, ठीक है, क्योंकि कूलम का जो नियम होता है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो जितना Q1 Q2 पे लगाएगा उतना Q2 Q1 पे लगाएगा, दिशा क्या होती है विपरीत होती है, बल्कि परिमाण की यहाँ बात हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा 0.2 न्यूटन। क्लियर है। तो यह आपका एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों के सारणी देखा अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? यह आपको बता रहा है कि यह अनुपात किसको शो करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जांच द्वारा सुनिश्चित करो भाई, कर सकते हो छोटा सा। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये कह रहा है विमाहीन है। इसका आपको बताना है कि ये विमाहीन होना चाहिए, विमाहीन है, पता लग रहा है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। और भौतिक नियतांक यानी ये आपको पता है कि स्थिर वैद्युत नियतांक है ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये सारी बातें इसमें है। क्लियर है? तो कह रहा है कि इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये तो हमें पहले बताना विमाहीन है। इसमें और क्या पूछ रहा है भाई? इस अनुपात का मान ज्ञात करो। इस अनुपात का मान ज्ञात करो। और क्या पूछ रहा है? यह अनुपात क्या बताता है? ये तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो कह रहा है अनुपात जो है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये आपको बताना है कि किसको शो करेगा। तो विमाहीन है तो सबकी विमा रख के देख लेते हैं, ठीक है ना? क्या रख के देख ले? विमा। और बच्चे देखो आपको बिल्कुल दिख रहा है, जैसे एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसा आपको कुछ पद मिल रहे हैं यहाँ पर, एक वैद्युत बल जैसा मिल रहा है। तो आपको पता है, देखो अगर मैं बात करूं, जैसे ये क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर हो रही है। तो जैसे मान लो ये हमारा प्रोटॉन है और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का परिमाण कितना होता है? ई होता है। मान लो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया? जैसे एम पी दे रखा है तो एम पी बोल दिया मैंने, और इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या मान लिया? एम ई मान लिया, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता है ई ई एम पी एम ई। तो देखो एक तो यहाँ वैद्युत बल की बात हो रही है और एक गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। देखो इस समय जो वैद्युत बल लगेगा, एक तो तरीका क्या है, आप सभी की विमा रख दो, ठीक है। एक आप देख सकते हो, विमा में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि वैद्युत बल की बात करें तो F इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं इसको मान लूं तो क्या होगा बताओ? K Q1 Q2 अपॉन दूरी R मान लेते हैं, R स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको के स्क्वायर चाहिए तो मैं यहां से के स्क्वायर निकाल लूं, तो के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एफ ई आर स्क्वायर। और अगर मैं वैद्युत बल की बात करूं, ये तो बात हो गई वैद्युत बल की, मैं गुरुत्वीय बल की बात करूं, किसकी बात करें? गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल द्रव्यमान के कारण लगता है, तो एफ गुरुत्वाकर्षण बल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आप देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? जी एम ई एम पी चाहिए। यहां से आप देख रहे हैं कि जी एम ई एम पी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एफ जी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं ये भी एफ आर स्क्वायर है, ये भी एफ आर स्क्वायर है। चाहे वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वीय बल हो, दोनों का मात्रा न्यूटन ही होगा। तो आप देख सकते हैं, अतः अगर हम इस अनुपात की बात करें कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, तो के ई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ई आर स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ जी आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो बल की विमा क्या होगी? वैद्युत बल की विमा आपको पता है m1 L1 T-2, और गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है, तो उसकी विमा भी क्या होगी? m1 L1 T-2।
यानी कट जाएगा, यानी इसकी कोई विमा नहीं होगी, M0 L0 T0, कोई विमा इसकी नहीं है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि भाई ये जो अनुपात है ke² ME/MP विमाहीन है। अब कह रहे हैं इस अनुपात का मान ज्ञात करो और यह अनुपात क्या बताता है। तो चलो मान ज्ञात करके हम देखते हैं और देखते हैं किसको बताता है ये, ठीक है। तो आप कर लेंगे। अब मान रखना आपको, गुणा भाग करना आप जानते ही हो। तो हम इसका मान निकालें ke²/G/ME/MP, सारे मान रख दो। देखो भाई के का मान क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9। ई का मान क्या हुआ, 1.6 गुणा 10 की घात -19 का क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है अपॉन जी। कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक होता है, कितना होता है इसका मान 6.67 गुणा 10 की घात -11। एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो। ठीक है, अनुपात है, हमने सारे मान रख दिए, सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है ना, गुणा भाग तो आप जानते ही हो। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है आपको, इसको सॉल्व करके बताओ। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो मैंने सॉल्व कर लिया, इसमें आपको मिलेगा 2.27 गुणा 10 की घात 39। ये मान आपको मिलता है। ke²/C/ME/MP का मान आपको क्या मिलता है 2.27 गुणा 10 की घात 39। अब आप देखो देख रहे हैं कि ke²/C/ME/MP किसके बराबर है FE/FG के। ये जो ke²/C/ME/MP का मान है वो किसके बराबर है FE/FG के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये FE/FG हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग रहा है, कह रहा है यह अनुपात क्या बताता है, यह अनुपात हमें क्या बता रहा है कि Fe = लगभग, इसको अगर मैं लिख दूं लगभग 10 की पावर 39 गुना ज्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इससे हमें यह पता लग रहा है कि जो वैद्युत बल है दो कणों के मध्य, जो वैद्युत बल है बिल्कुल देखो समान दूरी है, r दूरी है, चाहे वैद्युत बल निकालो चाहे गुरुत्वीय बल निकालो। तो दो जो मेरे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे उनके बीच में जो वैद्युत बल है वो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है, प्रबल है, 10 की पावर 39 गुना प्रबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो वैद्युत बल है ये हमें पता लग रहा है इससे, वैद्युत बल गुरुत्वीय बल से गुरुत्वीय बल से 10 की पावर 39 गुना अधिक प्रबल है। वैद्युत बल गुरुत्वीय बल से 10 की पावर 39 गुना अधिक प्रबल है, समझ रहे, ये हमें पता लगता है इससे। तो अब देख रहे हैं कि सबसे दुर्बल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप करेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नहीं है तो बताना, मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 थ्योरी कर लें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कमेंट करके, तो उसको मैं यहां वो देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश, ठीक है,
क्यू ए क्यू बी क्वेश्चन दे रखा है आपको, 4 बिंदु आवेश, 4 बिंदु आवेश ऐसे दे रखा ना, ए पर रखा हुआ है कोई चार्ज, 4 बिंदु आवेश से कोई शीर्ष दे रखे आपको, तो कह रहे हैं क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, कोमा क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, कोमा क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी तथा क्यू डी कितना दे रखा है भैया आपको, -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर स्थित है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, किसी वर्ग दे दिया ABCD, ये शीर्ष हो गया ना इसके ABCD, तो कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA QB QC QD, आप कहीं भी ABCD बना सकते हो, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD पर स्थित है। ABCD पर स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। आवेश पर लगने वाला बल कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 4 आवेश आपके पास हैं और वो किसी वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है, और जो विकर्णों का मध्य बिंदु है यानी जो केंद्र है उस पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, तो कह रहा है भी कितना बल लगेगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें। तो बच्चों मैं एक वर्ग बना लेता हूं, ठीक है भाई, ये वर्ग हो गया मेरे पास। तो मैंने इसको नाम दे दिया भाई, ये मेरे पास A, कहीं भी दे सकते हो B, ये C और ये क्या मान लिया D। और केंद्रक के लिए क्योंकि बात कर रहा है केंद्र की, तो ये इसका एक विकर्ण ये हो गया AC और एक विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चों BD। ये मान इसका केंद्र हो गया O, ठीक है। तो कह रहा है भाई A पे रखा हुआ है QA, ठीक है। चिन्ह भी दिया हुआ है तो इसको मैं मान रख देता हूं क्योंकि हमें बिल्कुल चिन्हों की जरूरत पड़ेगी। 2 माइक्रोकूलम, QB आपको कितना दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। ऐसे बच्चों QC का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, और QD जो रखा हुआ है आवेश उसका मान कितना है -5 माइक्रोकूलम। और जो O पे रखा हुआ है केंद्र पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, यहां पर रखा हुआ है भाई 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। और भुजा कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस बिंदु पर ये जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो बिल्कुल आपको पता है। इसके अलावा ये पूरा निकाय बन गया, तो इसके अलावा जितने भी आवेश हमारे पास होंगे सब इस पर बल लगाएंगे, तो हमें परिणामी बल निकालना पड़ेगा। इस 1 माइक्रोकूलम पर ये वाला भी बल लगाएगा K(Q1 Q2 / R²। दिशा आपको पता है प्रतिकर्षण या आकर्षण। ऐसे -5 भी फोर्स लगाएगा, 2 भी फोर्स लगाएगा और -5 भी फोर्स लगाएगा। तो डायरेक्शन देखते हैं। चलो एक ही बात करते हैं। तो देखो 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स, देखो फोर्स किस पर लग रहा है 1 माइक्रोकूलम, तो पास या दूर कौन जाएगा जिस पर बल लगता है। तो 1 माइक्रोकूलम पर ये बल लगाएगा QA, मतलब पास जाएगा दूर जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, बिल्कुल दूर जाएगा। तो मैंने मान लिया भाई प्रतिकर्षण बल है, इसको मैंने मान लिया FA।
ठीक है, एक के कारण बल लग रहा है, इसमें एफ ए मान लिया इसको। बी पे आ जाओ, 1 माइक्रोकूलम पर -5 के कारण बल लगेगा, पास जाएगा, दूर जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, बिल्कुल आप कहोगे सर विपरीत प्रकृति है आज, तो आकर्षण होगा, तो आकर्षण होगा तो पास जाएगा, तो पास वैसे तो जाएगा, तो पास जा रहा है इसके, एफ बी। सी पे आ जाओ, सी है 2 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दूर जाएगा, तो ये हो गया बच्चों एफ सी, इसी की डायरेक्शन हो गई। दूर कौन जा रहा है, पास कौन आ रहा है, 1 माइक्रोकूलम। ऐसे एफ डी की बात करें तो डी पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपने पास बुलाएगा, तो ये हो गया बच्चों एफ डी। ये क्या हो गया, एफ डी। तो ये आपके पास है एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी। तो इनका आपको क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। इनका क्या निकालना है आपको, परिणामी मान। तो बिल्कुल हम जानते हैं, इनको अलग से बना लिया अपन सॉल्व करने के लिए। तो देखो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, इस तरह का हमारे पास डायग्राम आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन तो किसकी है, एफ ए की, ये डायरेक्शन है एफ डी की, ये डायरेक्शन एफ सी, और ये डायरेक्शन किसकी है, एफ बी की। ऐसा अलग से बना के देख लिया हमने सॉल्व करने के लिए कि एफ ए, एफ डी, एफ बी और एफ सी। तो परिणामी कैसे निकालोगे भाई, इन दोनों का परिणामी निकाल दो, ये होगा, इन दोनों का परिणाम निकाल दो, ये होगा, ठीक है। तो बिल्कुल निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि जो विकर्ण होते हैं ये लंब समृद्धि भाजक होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, समझ गए ना, क्योंकि हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कोई भी यहाँ पर दो जो बल होंगे वो आपस में कैसे होंगे, वो लंब समृद्धि भाजक होंगे। कैसे होंगे बच्चों, लंब समृद्धि भाजक होंगे वो। समझ गए। तो या तो आप सबका मान निकाल लो, एफ ए हो सकता है भी, एफ ए और एफ सी जैसा आप देख रहे हैं 2 1 और 2 1, ऐसे ही 1 -5 1 -5, ठीक है ना। बल आपको बल निकाल सकते हो, और ये डायरेक्शन आपको हमें बता रखी है, तो एक बार अपन सबके मान निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये हो सकता है कोई कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। तरीका तो क्या है, इन दोनों का परिणामी निकाल लो, किन्हीं भी दो का परिणामी निकाल लो, और फिर जो बचे उसका परिणामी निकाल लेंगे। तो पहले अपन मान निकाल लेते हैं अपन। अच्छा, तो ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो ये देखो आपको जो दूरी है वो भी मालूम होनी चाहिए। तो आपको पता है, मैं ए सी निकाल दूँ साइड में, तो ए सी स्क्वायर, कौन स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बच्चों ये हो गया देखो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी 200, ठीक है ना। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो गया, 200, यानी ए सी का मतलब हो गया अंडर रूट में 100 × 2। तो एसी का मतलब क्या हो गया भाई, 10√2। एसी का मतलब क्या हो गया, 10√2 सेंटीमीटर में चल रहा है ये। तो अब एसी 10√2 है, तो ये ओ ए, तो इसका आधा हो जाएगा ना। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। तो जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, तो हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर में, 5√2 सेंटीमीटर। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ए डी हमें निकाल लिया, जरूरत पड़ेगी अपन को। अब हम बल का मान वो निकाल लेते हैं। तो चलो मैं एफ ए की बात करता हूं, परिमाण निकाल लेते हैं अपन। एफ ए बताओ कि Q1। तो एफ ए देखो, एफ ए किसके बीच में लग रहा है, एफ ए लग रहा है 1 और 2 के बीच में, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच में लग रहा है एफ ए। देखो के, तो हमारे पास 1 माइक्रोकूलम, यानी चलो मैं लिख देता हूं पहले 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन हमें दिखा रखी है एफ ए की। समझ आ गई बात भाई। एक के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हमने एफ ए माना है,
तो ए के कारण फोर्स एफ ए है, तो ये जोड़ा बन गया भाई 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम का, दोनों पॉजिटिव है। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। मैं परिमाण लेके चल रहा हूँ, डायरेक्शन में दिखा रखी है। चलो सबके मान रख दिया हम। तो एफ ए इज इक्वल टू के का मान कितना? 9 गुना 10 की घात 9। 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर -6। 2 माइक्रोकूलम 10 की घात -6। ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 5√2 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है 25 और ये 2 50 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 5√2, ऐसे लिख देता हूँ चलो 5√2 इंटू 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर बदलेंगे अपन। तो मीटर बदलने के लिए कैसे गुणा करोगे? 10 की पावर -2 यानी 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो 5√2 का स्क्वायर और 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 की घात -4। देखो एफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो बड़ा ऊपर तो बन गया 18, ठीक है, और यह हो गया आपके पास 25 और √2 इंटू √2 2 यानी 25 और 50 और 10 की पावर कितनी आ रही है? देखो 9 माइनस से माइनस का 12 प्लस का 4। क्लियर है ना? 9 - 12 और ये प्लस का क्या हो गया? 4। तो 9 4 13 में से 12 गया तो 1। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 180/50। 180/50 सही है। 9 4 13 में से 12 और ये 50, एक जोड़ से एक जोड़ कैंसिल हो गई। जो एफ ए की वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है 18/5। ठीक है, एफ ए का मान कितना मिल गया आपको? 18/5 न्यूटन। तो ये मैंने एफ ए निकाल लिया भाई। एफ ए का मान मेरे पास आ गया 18/5 न्यूटन। अब देखो आप देख रहे हैं कि एफ सी जब आप निकालोगे तो यहां पे 2 और 1 है, दूरी तो बराबर है। एफ ए और ओ के कारण था और एफ सी क्या था? ओ और सी के कारण। तो एफ सी में भी क्या निकालोगे आप? एफ सी में जोड़ा ये रहा भाई 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, तो ये भी 2 और 1 था, ये भी 2 और 1 है, तो एफ सी का मान भी यही आएगा। एफ सी का मान भी हमारे पास यही मिलेगा। चलो देखो 2 की बात तो खत्म हो जाएगी ना यहाँ पे। एफ और एफ सी दोनों का परिमाण बराबर होगा। एफ और एफ सी दोनों का परिमाण समान है। समझ में आगे बात? भाई देखो ये वाला जोड़ा 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम दूरी है, ऐसे ये वाला जोड़ा 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम दूरी है, दूरी बराबर है, दोनों आवेश बराबर है, तो दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। एफ और एफ सी की दिशा क्या हो गई? विपरीत। तो यानी दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे भाई। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। दोनों की दिशा विपरीत है यानी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो भाई कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी, परिमाण बराबर दिशा विपरीत, तो इनका जो परिणामी प्रभाव होगा ए और सी का, एफ ए प्लस एफ सी बराबर क्या हो गया? 0। यानी अब केवल किसकी बात रह गई हमारे पास? अब रह गई बी और डी की बात। अब बी और डी में आप देख लेंगे बी और डी। अब यह 1 5 और यह 1 -5, तो देखिए देखो बी और डी की बात देखें। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, तो आप देख रहे हैं बी और डी की दिशा भी क्या विपरीत है? बी और डी की दिशा भी क्या है? विपरीत है। तो परिमाण निकालें इनका बी और डी। तो चलो अब देखो दोनों का परिमाण बराबर ही होगा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। ये -5 ये 1 -5 1 बराबर ही होगा। पर निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिख सकते हो -5 1 -5 1। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सिंस एफ बी इज इक्वल टू एफ डी। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखो बी और डी का परिमाण बराबर क्यों होगा? क्योंकि -5 1 परिमाण की बात कर रहा हूं, क्या होगा? कि Q1 कितना? 5 माइक्रोकूलम, Q2 कितना? 1 माइक्रोकूलम, और दूरी कितनी है? OD स्क्वायर। ठीक है, तो ये परिमाण बराबर होगा। अगर आप चाहो निकाल भी सकते हो, या सीधे आप लिख सकते हो कि दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा कैसी है? विपरीत है। तो एफ बी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? माइनस का एफ डी। दोनों का परिमाण बराबर, दिशा विपरीत, आप निकाल के भी दिखा सकते हो।
तो दिशा विपरीत होने के कारण इन दोनों का परिणामी प्रभाव भी क्या होगा, एफ बी प्लस एफ डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये वाले भी 0 हो गए, ये वाले भी 0 हो गए, यानी इस सेंटर पर जो आवेश रखा हुआ है उस पर टोटल फोर्स यानी एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। टोटल फोर्स होगा 1 माइक्रो कूलम्ब पर, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। क्लियर है, टोटल फोर्स 0 हो गया, ठीक है ना। तो हमें देखा दो जोड़ों के परिमाण बराबर विपरीत दिशा थी, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो टोटल बल क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। ठीक है बच्चों, इनको प्रैक्टिस करना, आगे अपन और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।